हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12th का यूनिट नंबर 11 का वीडियो नंबर 7। तो बेटे ये 11वें यूनिट का 7वां वीडियो है। और इससे पहले 6 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 11 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे, तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज हम बेटे पढ़ेंगे इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। इथाइल अल्कोहल इसका सामान्य नाम होता है और इथेनॉल होता है आईयूपीएसी नाम। और इसका अणुसूत्र होता है C2H5OH। हम बेटे इथाइल अल्कोहल में किन किन बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 1, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इथाइल अल्कोहल बनाने की विधियां। और बनाने की विधियों के बाद हम नंबर 2 पे पढ़ेंगे इथाइल अल्कोहल के भौतिक गुण। फिर हम पढ़ेंगे बेटे इथाइल अल्कोहल के रासायनिक गुण। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इथाइल अल्कोहल के उपयोग। और फिर हम पढ़ेंगे बेटे इथाइल अल्कोहल के परीक्षण। तो हमें इथाइल अल्कोहल की इन 5 बातों के बारे में डिस्कशन करना है। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें पढ़ना है इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, जिसका अणुसूत्र होता है C2H5OH, या आप कह सकते हो CH3CH2OH। ऐसे भी आप लिख सकते हो इथाइल अल्कोहल को। तो बेटे हमें सबसे पहले सीखना है, देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है, सबसे पहले सीखना है निर्माण की सामान्य विधियां, कि इथाइल अल्कोहल के निर्माण की सामान्य विधियां कौन कौन सी हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर सामान्य विधियों का क्या मतलब है। सामान्य विधियों का मतलब ऐसी विधियां होता है जिनमें आप इथाइल अल्कोहल को कम मात्रा में बनाते हो। ठीक है बेटे, यदि आपको किसी भी पदार्थ को या किसी भी यौगिक को कम मात्रा में बनाना हो, जैसे कि प्रयोगशाला में हम बनाते हैं, तो ऐसी विधियों को कहते हैं हम सामान्य विधियां। और यदि आपको किसी भी पदार्थ को या किसी भी यौगिक को बहुत अधिक मात्रा में बनाना हो, तो उन अधिक मात्रा में बनाने के लिए जिन विधियों का प्रयोग हम करते हैं उन्हें कहते हैं औद्योगिक निर्माण की विधियां। ठीक है बेटे, तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इथाइल अल्कोहल के निर्माण की सामान्य विधियां। ठीक है, देखो जरा, नंबर 1 सबसे पहली विधि बताता हूं, ध्यान से देखना जरा। मान लो आपके पास C2H5Br है। ये क्या लिखा बेटे? C2H5Br। नाम तो पता है आपको इसका। C2H5 का मतलब क्या होता है? इथाइल। और Br का मतलब क्या होता है? ब्रोमाइड। मान लो आपके पास इथाइल ब्रोमाइड है, आप इसका जल अपघटन कर दो। ये लिखा मैंने AgOH। सिल्वर हाइड्रोक्साइड की सहायता से हम इसका जल अपघटन करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। देखो मैं तीर के ऊपर लिख देता हूं, चलो। जल अपघटन, जल अपघटन या हाइड्रोलाइसिस। तो जब आप इथाइल ब्रोमाइड का सिल्वर हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से जल अपघटन करोगे, तो यहां से Br निकलेगा और यहां से निकलेगा बेटे Ag। ठीक है, तो ये क्या निकल जाएगा? AgBr साइड प्रोडक्ट है, आप इसे तीर के नीचे भी लिख सकते हो, माइनस करके AgBr। ये तो साइड प्रोडक्ट निकल गया। और मेन प्रोडक्ट आया आपका C2H5OH। बताओ C2H5OH क्या होता है? C2H5OH तो पढ़ने ही हम जा रहे हैं। C2H5OH होता है इथाइल एल्कोहल। क्या होता है बेटे? इथाइल एल्कोहल, या फिर आप इसे इथेनॉल भी कह सकते हो। इथाइल अल्कोहल को और क्या कह सकते हो? इथेनॉल। तो एक तो तरीका यह है कि आपने C2H5Br का जल अपघटन किया है AgOH से। दूसरा तरीका सीखो जरा ध्यान से, नंबर 2। एक विधि है कि आप CH3COO C2H5 लो। बताओ इसका नाम क्या होता है?
इसका नाम होता है बेटे, ये तो है इथाइल और ये है एसीटेट, तो इसका नाम होता है इथाइल एसीटेट। ये एक एस्टर है। इथाइल एसीटेट क्या है? एक एस्टर। यदि आप इसका भी जल अपघटन कर दोगे ना, चलो इस बार जल अपघटन NaOH से करते हैं। मैं तीर के ऊपर लिख देता हूं जल अपघटन, यानी कि आपने ले रखा है NaOH का जलीय विलयन। तो जब आप इसका जल अपघटन करते हो तो भी क्या होता है? तो ऐसा होता है कि यहां से बॉन्ड टूटता है, इधर तो जुड़ता है Na और इधर जुड़ता है OH। ठीक है बेटे, तो क्या बना? CH3COONA। एक तो बना CH3COONA सोडियम एसीटेट प्लस, दूसरा क्या बना? C2H5OH। ये तो हमें बना ही नहीं था, C2H5OH ही तो बनाना था बेटे हमें। अब मुझे एक बात बताओ आप, ये जो CH3COONA बना, इसका नाम बता दोगे? Na का मतलब सोडियम और CH3COO का मतलब एसीटेट। सोडियम एसीटेट बना है और ये क्या है बेटे? ये है इथाइल अल्कोहल। क्या है बेटे? इथाइल अल्कोहल। तो यदि आप इथाइल एसीटेट का NaOH या KOH से जल अपघटन करोगे तो भी आपको इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल मिल जाएगा। ठीक है बेटे। अच्छा, एक तरीका और सीख लो। वैसे तो मैंने बहुत सारे तरीके आपको सिखाई दिए थे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में। मान लो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, HCHO। देखो फॉर्मल्डिहाइड है ना, HCHO। नाम लिख लो चलो नीचे, फॉर्मल्डिहाइड। ये है फॉर्मल्डिहाइड, HCHO है बेटे। यदि HCHO के ऊपर आप रिएक्शन करा दोगे ग्रिगनार्ड रिएजेंट का, और उसमें भी इसका CH3MgBr, नाम बताओ इसका क्या होगा? ग्रिगनार्ड रिएजेंट तो है ही, ये ग्रिगनार्ड अभिकर्मक तो है ही, पर इसका नाम है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो यदि आप CH3MgBr का रिएक्शन कराते हो फॉर्मल्डिहाइड में, तो इनमें से कोई सा एक बॉन्ड टूट जाता है। इधर तो जुड़ता है CH3 और इधर जुड़ता है MgBr। ऐसे ही तो होता है बेटा ये रिएक्शन। तो ये दोनों H जो के त्यों हैं, ये लिख दिए दोनों H। ये कार्बन है, ऊपर तो जुड़ गया O के साथ, कौन जुड़ा है? MgBr, OMgBr। और नीचे बेटे, नीचे कौन जुड़ा है? कार्बन के ऊपर CH3। अब क्या करना है बताओ? ये जो आपके पास योगात्मक यौगिक आया है, इसका क्या करते हैं हम बताओ? इसका करते हैं बेटे जल अपघटन। ये लिख दिया मैंने, H2O लिख दो या HOH लिख दो। जब आप इसका जल अपघटन करोगे तो यहां से बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला। इधर तो जुड़ेगा H और इधर जुड़ेगा OH। साइड प्रोडक्ट निकला MgOHBr माइनस मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। मेन प्रोडक्ट CH3, ये लिख दिया मैंने CH3। सिंगल बॉन्ड, ये लिख दिया सिंगल बॉन्ड। ये क्या है बताओ? CH2, ये लिख दिया CH2। फिर सिंगल बॉन्ड, और इस सिंगल बॉन्ड पे क्या जुड़ा हुआ है? OH। बताओ, C2H5OH ही तो है बेटे। क्या बना ये? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल बना है या इथेनॉल बना है। तो एक तरीका ये याद रखना है आपको। ठीक है बेटे। अच्छा, एक तरीका और सीखो नंबर 4 पे। मान लो आपके पास एसिटल्डिहाइड है, ये होता है एसिटल्डिहाइड, CH3CHO। यही तो होता है बेटे। लिख लो नाम नीचे, एसिटल्डिहाइड। मान लो आपके पास एसिटल्डिहाइड है और एसिटल्डिहाइड का हमें करना है अपचयन। अपचयन करने का तरीका ये है कि सोडियम के ऊपर C2H5OH, सोडियम के ऊपर आप इथाइल अल्कोहल जब डालोगे तो ऐसा करने से आपको मिलेगी नवजात हाइड्रोजन। ये क्या है? नवजात हाइड्रोजन हमें प्राप्त होगी। और नवजात हाइड्रोजन क्या कर देगी? इसका अपचयन कर देगी। क्या कर देगी बेटे? अपचयन। कैसे कर देगी? एक बॉन्ड टूट जाएगा कोई सा भी, एक H इधर और एक H इधर। मैं नीचे लिख दूं, ये क्या हुआ है? अपचयन या रिडक्शन।
आपको सिखाया गया है कि जब भी नवजात हाइड्रोजन किसी यौगिक के ऊपर डबल बॉन्ड पर जुड़ती है या ट्रिपल बॉन्ड पर जुड़ती है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि उस यौगिक का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो एक एच इधर जुड़ गया, एक एच इधर, अपचयन हुआ। ये क्या है, CH3, ये लिख दिया मैंने CH3 है। फिर सिंगल बॉन्ड ये वाला बना दिया। इस C के पास कितने H हैं, 2, तो सिंगल बॉन्ड के पास C के पास 2H। फिर यहाँ एक सिंगल बॉन्ड बचा है, उसके ऊपर जुड़ा हुआ है OH, सिंगल बॉन्ड OH। बताओ, CH3 CH2 OH। या फिर आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो, C2H5 OH, ऐसे तो लिख सकते हो। बताओ क्या है बेटे, ये है इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल या इथेनॉल। तो एक तरीका ये है बेटे, यदि आप एसीटल डिहाइड का अपचयन कर दोगे तो भी आपको इथाइल एल्कोहल या इथेनॉल मिल जाएगा। ठीक है बेटे। अच्छा, सामान्य विधियों में एक तरीका और समझो, नंबर 5। वैसे तो बहुत सारे तरीके मैंने आपको सिखा ही रखे हैं। एक तरीका है बेटे, यदि आपके पास इथाइल एमीन है ना, C2H5NH2, ये क्या है, इथाइल एमीन है, इथाइल एमीन। मान लो आपके पास इथाइल एमीन है और इथाइल एमीन के ऊपर आप रिएक्शन करते हो HNO2 का। HNO2 का तो पता है आपको, नाइट्रस एसिड। ये क्या होता है, नाइट्रस एसिड। और रिएक्शन मैंने पहले भी कई बार सिखा रखी है, जब भी HNO2 का रिएक्शन करना हो तो आप इस तरीके से रिएक्शन करते हो, OHNO, OHNO। इसका रिएक्शन ऐसे होता है, OHNO। ठीक है, तो OH तो यहां जुड़ गया, ये क्या बना, C2H5OH। एक तो बना C2H5OH, एक तो बना है ये। दूसरा N और N कौन सी गैस बनी है बेटे, N2 गैस बनी है, प्लस H2O, ये क्या बना है, H2O। तो C2H5OH का नाम आपको पता होना चाहिए, इसे ही हम बनाने जा रहे थे, इथाइल एल्कोहल या इथेनॉल। नाइट्रोजन गैस भी बनी है और जल भी बना है। तो ये मुख्य रूप से 5 विधियां तो याद रखनी है आपको, निर्माण की सामान्य विधियां। वैसे बहुत सारी विधियां मैंने करा रखी हैं आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब समझेंगे बेटे हम इथाइल एल्कोहल बनाने के औद्योगिक निर्माण की विधियां। यानी जब हमें इथाइल एल्कोहल बहुत ज्यादा मात्रा में बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। इसमें मुख्य रूप से जिस विधि का प्रयोग हम करते हैं उसे कहते हैं किण्वन या फर्मेंटेशन। तो बेटे किण्वन या फर्मेंटेशन में हम किस तरीके से बनाते हैं इथाइल एल्कोहल को, कुछ रिएक्शंस आपको सीखने हैं। जैसे नंबर 1 डाल के मैं यहाँ बताता हूँ आपको। मान लो आपके पास सुक्रोज है, सुक्रोज C12H22O11। ये क्या है बेटे, सुक्रोज। सुक्रोज का मतलब सुगर, शर्करा, चीनी, शक्कर, कुछ भी कह दो आप, या गन्ने की शक्कर। जब आप इसका जल अपघटन कराते हो, ये लिख दिया H2O, हमें सुक्रोज का जल अपघटन कराना है एक एंजाइम की उपस्थिति में, जिस एंजाइम का नाम होता है इनवर्टेज। क्या नाम होता है, इनवर्टेज। बायोलॉजी वाले बच्चे इसे पढ़ते होंगे जरूर, एंजाइम। वैसे हमने भी पढ़ाया था जब पृष्ठ रसायन हम पढ़ रहे थे। ये इनवर्टेज एंजाइम प्राप्त होता है बेटे यीस्ट से, एक फंजाई होता है यीस्ट, इसे खमीर भी कहते हैं, खमीर। तो यीस्ट या खमीर से प्राप्त होता है इनवर्टेज एंजाइम। तो सुक्रोज का जल अपघटन जब इनवर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में हम कराते हैं, जो यीस्ट से प्राप्त होने वाला एंजाइम है, तो आपको मिलता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, C6H12O6। और फ्रक्टोज का भी अणु सूत्र C6H12O6 ही होता है। ये एक अणु तो हमें मिला ग्लूकोज का और एक अणु हमें मिला है फ्रक्टोज का। तो ग्लूकोज भी मिलता है और फ्रक्टोज भी मिलता है। अब ये जो ग्लूकोज या फ्रक्टोज है C6H12O6, ये ग्लूकोज या फ्रक्टोज जो है, इस ग्लूकोज या फ्रक्टोज के ऊपर हम करते हैं
एक दूसरे एंजाइम की क्रिया जाइमेज। कौन से एंजाइम की क्रिया करते हैं? जाइमेज की क्रिया कराते हैं, और ये भी हमें यीस्ट से अर्थात खमीर से ही प्राप्त होता है। ऐसा करने से हमें मिलते हैं 2 अणु इथाइल अल्कोहल के, जो हमें बनाना था, और साथ में 2 अणु प्राप्त होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के। ठीक है बेटे। तो एक तरीका यह है कि यदि आप सुक्रोज का किण्वन कर दोगे तो भी आपको इथाइल अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है। नंबर 2, दूसरा तरीका औद्योगिक उत्पादन का। मान लो आपके पास स्टार्च है, ध्यान से देखना बेटे, C6H10O5 होल N। ये जो मैंने फार्मूला लिखा है ये है स्टार्च का फार्मूला। स्टार्च तो समझते हो आप, स्टार्च कह दो, मंड कह दो या मांड कह दो, आपको मैंने पढ़ा रखा है स्टार्च के बारे में। जब कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ाया था, हमें इसका जल अपघटन कराना है। ठीक है बेटे, क्या कराना है? जल अपघटन। जब इसका जल अपघटन होता है एक एंजाइम की उपस्थिति में जिसका नाम है डाइस्टेज। क्या नाम है? डाइस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जब स्टार्च का या मंड का जल अपघटन होता है तो माल्टोज बनता है। क्या बनता है? माल्टोज। N अणु बनते हैं माल्टोज के, C12H22O11, ये है माल्टोज। सुक्रोज जैसा ही अणु सूत्र होता है इसका, ये माल्टोज है। अब क्या होगा कि माल्टोज का जल अपघटन करेंगे हम, C12H22O11। जब माल्टोज का जल अपघटन होता है, ये लिख दिया H2O। एंजाइम यहाँ यूज होता है माल्टेज, यहाँ माल्टेज एंजाइम प्रयोग हम करते हैं, और ये एंजाइम भी यीस्ट या खमीर से ही हमें मिलता है। तो जब आप माल्टोज का जल अपघटन करोगे माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो आपको ग्लूकोज के 2 अणु मिलते हैं, C6H12O6। ये ग्लूकोज है, और ये क्या था? ये था माल्टोज। तो माल्टोज का जल अपघटन माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में करने से ग्लूकोज के कितने अणु मिलते हैं? 2 अणु। और ये ग्लूकोज के 2 अणु बिल्कुल ऐसे ही C6H12O6, जैसे यहाँ हमने जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में ये जो ग्लूकोज के अणु थे, ऊपर देखो यहाँ लिखूंगा मैं जाइमेज एंजाइम, बिल्कुल वही रिएक्शन लिखूंगा। यीस्ट से ही प्राप्त होता है, खमीर से ही प्राप्त होता है। क्या बनेंगे? 2 अणु बनेंगे C2H5OH के, और बेटे 2 अणु बनेंगे CO2 के। इस तरीके से भी आपको C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो ये सब हैं बेटे औद्योगिक निर्माण की विधियां, और इन्हें आप कॉमन रूप से या सामान्य रूप से कह सकते हो किण्वन। अब हम बात करते हैं, ये तो बनाने की विधियां सारी होगी हमारी, सामान्य विधियां भी होगी, और बेटे औद्योगिक निर्माण की विधियां भी होंगी। अब हम थोड़ा सा इथाइल अल्कोहल के भौतिक गुणों के बारे में बात करते हैं। भौतिक गुण में नंबर 1 तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो इथाइल अल्कोहल होता है ना बेटे, ये रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन। और ज्वलनशील भी होता है। रंगहीन व ज्वलनशील द्रव, द्रव ही तो होता है बेटे, द्रव होता है या द्रव है, ऐसे भी लिख सकते हो आप। रंगहीन है और ज्वलनशील है, और अवस्था कौन सी है? द्रव। दूसरा गुण याद रखना है कि इसमें विशिष्ट गंध होती है, इसमें विशेष प्रकार की गंध होती है। इथाइल अल्कोहल में विशिष्ट गंध होती है, विशेष प्रकार की गंध होती है। जो शराब पीने वाले आदमी हैं, तो शराब के अंदर से जो स्मेल आती है, जो गंध आती है, वो इथाइल अल्कोहल की ही होती है। ठीक है बेटे। तीसरी बात,
इसका स्वाद तीखा होता है। ठीक है, जो शराब का स्वाद है वो ही इथाइल अल्कोहल का स्वाद है। आपको इसे सूंघने की, कि कभी आप इसकी गंध चेक करने के चक्कर में और इसे पी भी जाओ, तो इसका जो गंध है वो भी विशिष्ट है और इसका स्वाद कैसा है, तीखा है। ठीक है बेटे। नंबर 4, यह एक, ध्यान से समझियो, यह एक आर्द्रताग्राही द्रव है। आपको पता है आर्द्रताग्राही का क्या मतलब होता है? आर्द्रता किसे कहते हैं? नमी को। ग्राही माने ग्रहण करने वाला। इसकी खासियत ये होती है कि ये यदि आपने खुला रख दिया इथाइल अल्कोहल को एक बीकर में और एक निशान लगा के रख दिया, तो आप जब कुछ घंटों बाद या कुछ दिनों बाद चेक करोगे तो वो जहां तक आपने निशान लगाया था इथाइल अल्कोहल के ऊपर, वहां से ऊपर तक उसका लेवल आ जाएगा। आर्द्रता माने नमी को, ग्राही माने ग्रहण करने वाला। वातावरण से नमी को ग्रहण करता है। ठीक है बेटे, इसलिए हम कहते हैं इसे आर्द्रता ग्राही। ठीक है। नंबर 5 यहां लिख रहा हूं मैं। नंबर 5, यह उदासीन होता है। यह उदासीन होता है। लगभग इसका जो नेचर है वो न्यूट्रल है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि यह उदासीन होता है। हालांकि इसके रिएक्शन H आयन के, H पॉजिटिव आयन के रिमूव होने के कारण और OH नेगेटिव आयन के रिमूव होने के कारण दोनों तरह के रिएक्शन दिखाएगा, H का अलग होना और OH का अलग होना। ठीक है बेटे। अच्छा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर रासायनिक गुण ही पढ़ रहे चलो इसके। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, अब हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण। और रासायनिक गुण में जो सबसे पहला गुण हमें पढ़ना है वो लिख रखा है बोर्ड पे, देखो क्या है, दहन या कंबस्शन। हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि कोई भी कार्बनिक पदार्थ जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो, अर्थात हाइड्रोकार्बन, तो यदि किसी हाइड्रोकार्बन को आप जलाओगे ना तो आपको दो ही चीज मिलने वाली है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और यदि आपके पास कोई कैसा कार्बनिक यौगिक हो, पर उस कार्बनिक यौगिक की खासियत ये है कि उसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो, तो यदि ये तीन तत्व किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित हैं और उस कार्बनिक यौगिक को आप जलाते हो, दहन करते हो या ज्वलन करते हो, तो उसके जलने से भी दो ही चीजें आपको मिलेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है। तो जैसे कि यहाँ हमारे पास यौगिक है इथाइल अल्कोहल, तो यदि आपके पास इथाइल अल्कोहल है ना, C2H5OH, तो इसमें भी तो तीन ही तत्व हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तीन तत्वों के अलावा कुछ भी नहीं है। तो यदि आप इसका दहन करोगे, इसे आप जलाओगे, तो आपको पता है जलता है कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर। तो दो ही चीज आपको मिलेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसमें बैलेंस करके लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो, ऑक्सीजन यदि कार्बन से जुड़ेगी तो CO2 बनेगा, ऑक्सीजन यदि हाइड्रोजन से जुड़ेगी तो H2O बनेगा। तो हमेशा इस रिएक्शन को ऐसे ही आप लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी हाइड्रोकार्बन है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन या मीथीन, इथीन, प्रोपीन, या फिर आपका जो है ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन हो जैसे इथाइन हो या प्रोपाइन हो, इनमें से किसी को भी जलाओगे, किसी का भी दहन करोगे, तो आपको CO2 प्लस H2O ही लिखना है। ठीक है। यदि आप बैलेंस करना चाहते हो तो बैलेंस भी कर सकते हो। दूसरा रासायनिक गुण देखो, नंबर 2। दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे सोडियम से क्रिया, कि इथाइल अल्कोहल सोडियम से किस प्रकार क्रिया करता है। ये सारी रिएक्शन बेटे मैंने पहले भी करा रखी है आपको। देखो, ये है C2H5OH। जब इसका आप सोडियम से क्रिया कराओगे तो आपको पता है ना कि सोडियम किसे हटा देगा, हाइड्रोजन को हटा देगा यहाँ से, और हाइड्रोजन को हटा देगा तो क्या बनेगा, C2H5ONA, सोडियम इथॉक्साइड बनेगा। और साथ में कौन सी गैस बनेगी, यहां इसका नाम लिख दूं पहले, Na माने सोडियम और C2H5O का मतलब इथॉक्साइड।
सोडियम इथॉक्साइड बनेगा और यहां से ये H निकलेगा ½ H2 के फॉर्म में, ये हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो ये होगी सोडियम से क्रिया। अब आ जाओ आप नंबर 3 पे, तीसरा रासायनिक गुण। अब हम पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्रिया। आपको पता है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्या होता है फार्मूला, RMgX। R की जगह कोई भी एल्काइल ग्रुप आप ले सकते हो, ठीक है बेटे। तो ग्रिग्नार्ड से जब आप रिएक्शन करोगे, देखो यहां लिख रहा हूं मैं, C2H5OH, ये तो है हमारा इथाइल अल्कोहल, और इसकी रिएक्शन करानी है ग्रिग्नार्ड से, C2H5MgBr। बड़े ध्यान से समझेंगे रिएक्शन, बिल्कुल ध्यान से, ये रिएक्शन हमें करानी है। इसमें क्या होता है आपको पता है कि अल्कोहल दिखाता है अपना एसिडिक करेक्टर, H निकलेगा और यहां से एल्काइल ग्रुप निकल जाएगा। ये रिएक्शन मैंने कई बार आपको करा दी है। क्या बनेगा, C2H6, मेन प्रोडक्ट बना है C2H6 जो बॉक्स में बंद करा है, C2H6 मेन प्रोडक्ट है, साथ में बना है C2H5OMgBr, C2H5OMgBr। देखो आपको पता है ना, ये तो इथाइल अल्कोहल है, ये क्या है, ये है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जो एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। ये कौन सी गैस बनी है, 2 कार्बन है तो F और सिंगल बॉन्ड है तो A, इथेन गैस बनी है। ये तो पता है आपको, इथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या है, इथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब आ जाओ आप नंबर 4 पे, ध्यान से समझते रहिए बिल्कुल एकदम। नंबर 4 पे हम पढ़ेंगे एसिटिक एसिड से क्रिया। एसिटिक एसिड से क्रिया कि अल्कोहल एसिटिक एसिड से किस तरीके से रिएक्शन करता है। और आपको इस बात का भी पता है कि एसिटिक एसिड से जब अल्कोहल रिएक्शन करेगा, इथाइल अल्कोहल, तो एस्टर बनेगा। इसलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं एस्टरीकरण या एस्टरीफिकेशन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पहले भी मैंने आपको बताया है कि एस्टरीकरण या एस्टरीफिकेशन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है। तो एसिटिक एसिड से जब हमें रिएक्शन करनी है इथाइल अल्कोहल की, मैं यहां लिख रहा बेटे CH3COOH, ये तो हो गया आपका एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड रिएक्शन करनी है इथाइल अल्कोहल की, C2H5OH। देखो उल्टा लिखूंगा मैं, ये लिख दिया उल्टा करके, C2H5OH इथाइल अल्कोहल। जब ये रिएक्शन होती है तो आपको एक चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि यहाँ कंसंट्रेट H2SO4 की आवश्यकता हमें होगी, यानी कि कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन को कराएंगे, क्योंकि इसमें से निकलना है जल। कंसंट्रेट H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, अर्थात निर्जली कारक है। मेन प्रोडक्ट बताओ, CH3COO CH3COO क्या नाम है इसका, इसका नाम है इथाइल। C2H5 का नाम इथाइल और एसीटेट, इथाइल एसीटेट है। और बेटे एक बात बताऊं, इसकी इथाइल एसीटेट के अंदर से फलो जैसी स्मेल आती है, फलो जैसी गंध। जैसे फ्रूट्स हो ना, आप कहीं किसी दुकान पे जाओ और वहां बहुत सारे फ्रूट्स बिक रहे हो, तो उस दुकान पे से जैसी स्मेल आएगी ना फलों की, ऐसी स्मेल आती है इथाइल एसीटेट की। ठीक है बेटे। नंबर 5, पांचवा रासायनिक गुण। नंबर 5 पे हम पढ़ेंगे HCl से क्रिया। HCl से क्रिया कि हमारा जो इथाइल अल्कोहल है वो HCl से कैसे क्रिया करता है। ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, बहुत आसान है, पहले भी मैंने आपको बता रखा है रिएक्शन। ये तो है C2H5OH और ये है HCl। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन में हमने पहले भी जब मिथाइल अल्कोहल पढ़ाया था तो वहां भी निर्जल जिंक क्लोराइड लिया था, क्योंकि ये भी एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अब कुछ बच्चे यहाँ सोच रहे होंगे कि सर
कंसंट्रेट H2SO4 ले लेते, तब क्या हो जाता? तब ये हो जाता कि HCl तो रिएक्शन करता ही ना, ये भी एसिड है वो भी एसिड है, शायद H2SO4 इसके साथ रिएक्शन कर लेता तो प्रॉब्लम हो जाती ना। इसलिए जब HCl, HBr, HI इनमें से किसी का रिएक्शन करते हैं, HI में तो जरूरत ही नहीं पड़ती, उसका तो फास्ट है बहुत स्पीड रिएक्शन करने का। पर HCl, HBr में आप निर्जल ZnCl2 का यूज करोगे कंसंट्रेट H2SO4 का यूज करने की बजाय। ये क्या निकला बताओ? ये निकला है H2O, मेन प्रोडक्ट C2H5Cl, मेन प्रोडक्ट बना है C2H5Cl। C2H5Cl का नाम तो बता दोगे आप? C2H5Cl, C2H5 का मतलब इथाइल और Cl का मतलब क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, या IUPAC में आप कह सकते हो इसे क्लोरोइथेन। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है HCl से। अब नंबर 6 पे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, पेपर में सवाल पूछा जाता है। अब हमें सीखना है कंसंट्रेट H2SO4 से क्रिया, कंसंट्रेट H2SO4 से क्रिया, कि इथाइल अल्कोहल कंसंट्रेट H2SO4 से कैसे क्रिया करता है। तो इथाइल अल्कोहल बेटे कंसंट्रेट H2SO4 से कई तरीके से रिएक्शन करता है, इसलिए ये हेडिंग, ये वाला समीकरण या ये वाला रासायनिक गुण इंपॉर्टेंट है। कई तरीके से रिएक्शन करता है और उन कई तरीकों में मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट तरीके, ध्यान से देखिए जरा। मान लो आपके पास ये C2H5OH है, इथाइल अल्कोहल, ये लिख दिया मैंने इथाइल अल्कोहल, और इसका रिएक्शन हम कर रहे हैं H2SO4 के साथ। देखो H2SO4 ही तो लिखा है मैंने, H2SO4 के साथ, और दोनों की मात्रा समान है। मैं लिख दूं ऊपर समान मात्रा, यानी कि दोनों के मोल बराबर हैं, जितने इसके हैं जितने इसके हैं, दोनों के मोल इक्वल हैं, कोई कम या ज्यादा नहीं है। और टेम्परेचर है यहाँ बेटे 100 डिग्री सी। तो ऐसी स्थिति में पता क्या होता है? ऐसी स्थिति में यहां से तो निकलता है OH और यहां से निकलता है H। देख रहे आप ध्यान से, क्या बनता है? C2H5HSO4 लिख दूं मैं, H2O तो निकलेगा ही, पक्की बात है, पर C2H5HSO4 बनेगा, C2H5HSO4। इसका नाम क्या होगा? इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ऐसी स्थिति में बनता है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। आपको पता होना चाहिए कि जब आप इथाइल अल्कोहल का कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन कराओगे और दोनों समान मात्रा में होंगे, टेम्परेचर 100 डिग्री सी होगा, तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। अब देखो दूसरी बात, ये तो पहली बात होगी, दूसरी बात ये है C2H5OH, ध्यान से समझेंगे सब बिल्कुल, और इसका एक अणु और बना दिया मैंने, उल्टा करके लिख दिया C2H5OH को, ये अधिकता में है, ये लिख दिया अधिकता में या आधिक्य में। कौन है अधिकता में? इथाइल अल्कोहल। और बेटे कंसंट्रेट H2SO4 को मैं लिख रहा हूं तीर के ऊपर, यहां लिख दिया कंसंट्रेट H2SO4, यही तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। और टेम्परेचर यहाँ यदि है 140 डिग्री सी, यहाँ टेम्परेचर याद रखना पड़ेगा आपको, तीनों केस में, तीन बताऊंगा मैं केस। एक तरफ से तो निकलेगा H और एक तरफ से निकलेगा OH, तो यहाँ भी बेटे क्या निकलेगा? H2O निकलेगा। मेन प्रोडक्ट आएगा C2H5O, C2H5, C2H5O, C2H5। क्या नाम है इसका बताओ? इसका नाम है, दो इथाइल है ना, डाई इथाइल ईथर, इसका नाम है डाई इथाइल ईथर। तो यदि 100 डिग्री सी पर रिएक्शन होगी तो कैसे होगी? 140 पे होगी तो कैसे होगी? और यदि तीसरे केस को मैं आपको समझाऊं, देखो ध्यान से देखो क्या लिखा है मैंने, इथाइल अल्कोहल है ना, यदि आप इथाइल अल्कोहल को गर्म करोगे कंसंट्रेट H2SO4 के साथ,
और इस बार कंसंट्रेट H2SO4 अधिकता में है या अधिक्य में है, ये अधिकता में है। और टेम्परेचर है लगभग 160 से 170 डिग्री सी। मैं 170 डिग्री सी लिख रहा हूँ, 160 लिख सकते हो आप। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एक H यहाँ से और एक OH यहाँ से निकल जाता है, ये लिख दिया मैंने -H2O। इस बार प्रोडक्ट बनता है CH2 ही तो बचेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा CH2। इस बार प्रोडक्ट हमारे पास बन के आता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। आपको पता है 2 कार्बन है एथ और डबल बॉन्ड है ईन, या फिर सामान्य नाम है इथाइलीन या एथिलीन, हिंदी में लिखते हैं एथिलीन। तो इस तरह का आपको 3 रिएक्शन याद रखनी है। पहला रिएक्शन समान मात्रा है अल्कोहल की भी सल्फ्यूरिक एसिड की भी, टेम्परेचर 100 डिग्री सी है। दूसरा रिएक्शन अल्कोहल अधिकता में है और टेम्परेचर 140 है। तीसरा रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 अधिकता में और टेम्परेचर कितना है 170 डिग्री सी या 160 भी। चलो मैं यहाँ 160 लिख दूं, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। 160 से 170 लगभग इतना टेम्परेचर होगा, 160 से 170 के लगभग। ठीक है बेटे। अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले रिएक्शंस देख रहे। स्क्रीनशॉट लो, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे। नंबर 7 में हम पढ़ेंगे रेड फास्फोरस व HI द्वारा अपचयन। देखो ध्यान से समझेंगे आप। ये हमारे पास है C2H5OH, ये C2H5OH है, इथाइल अल्कोहल। यदि आप इसके ऊपर लाल फास्फोरस और HI का रिएक्शन करा दोगे, रेड फास्फोरस का मतलब लाल फास्फोरस और HI, जब लाल फास्फोरस और HI आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बेटे नवजात हाइड्रोजन हमें प्राप्त होती है, 2H नवजात हाइड्रोजन। और नवजात हाइड्रोजन क्या करता है, इस बॉन्ड को तोड़ देता है। एक H तो इधर जुड़ता है, एक H इधर, कितने H से 2, ये तो बना C2H6, एक तो बनता है C2H6। और C2H6 का नाम आपको पता है, 2 कार्बन H और सिंगल बॉन्ड होगा एन, इथेन। दूसरी चीज यहाँ क्या बनी देखो, H2O, एक बनता है H2O। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है बेटे, ध्यान रखेंगे सब। तो ये है रेड फास्फोरस और HI द्वारा अपचयन। अब नंबर 8, 8वें रासायनिक गुण पे आ जाओ। 8वें नंबर पे हम पढ़ेंगे बेटे PCl3 से क्रिया, यानी फास्फोरस ट्राई क्लोराइड से क्रिया। PCl3 या फास्फोरस ट्राई क्लोराइड से क्रिया पहले भी कई बार समझाई जा चुकी है। देखो C2H5OH इथाइल अल्कोहल का एक अणु और C2H5OH इथाइल अल्कोहल के 2 अणु और C2H5OH इथाइल अल्कोहल के 3 अणु। हमेशा मैंने आपको सिखाया है कि जब भी आप PCl3 का रिएक्शन करते हैं अल्कोहल के ऊपर या किसी भी ऐसे ग्रुप के ऊपर जिसमें ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट हो, तो आपको 3 अणु लेने चाहिए और तीनों बॉन्ड ये टूट जाएंगे ऐसे। कितने Cl हैं? 3 Cl इधर जुड़ जाएंगे, P कितना है? 1 P इधर जुड़ जाएगा। देखो 3 तो C2H5 है, 3 ही Cl हैं, तो 3 अणु बनेंगे C2H5Cl के। नाम तो आपको पता है, C2H5 का मतलब क्या होता है? इथाइल, और Cl का मतलब क्या होता है बेटे? क्लोराइड। प्लस साथ में बताओ क्या बनेगा? H3 है, ये लिख दिया H3। P1 है, ये लिख दिया P1। ऑक्सीजन 3 है, ये लिख दिया ऑक्सीजन 3। H3PO3, इसका नाम होता है फास्फोरस एसिड। फास्फोरस एसिड, क्योंकि H3PO4 का नाम होता है फास्फोरिक एसिड, तो ये H3PO3 का नाम क्या हो जाएगा? फास्फोरस एसिड। अब आ जाओ आप नंबर 9 पे। नंबर 9 पे हमें सीखना है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया। बताओ इस रिएक्शन को कर दोगे क्या आप? इथाइल अल्कोहल PCl5 से किस तरीके से क्रिया करता है देखो। ये है हमारे पास C2H5OH। कई बार ये रिएक्शन मैंने करा रखी है आपको। जब इसके ऊपर आप रिएक्शन करोगे PCl5 का, तो आपको पता है PCl5
ऑक्सीजन के दोनों तरफ के बॉन्ड तोड़ देता है। कितने Cl हैं? 5। एक Cl इधर जुड़ता है, एक Cl इधर जुड़ता है, बीच में जुड़ता है PCl3। ये क्या बना बताओ? C2H5Cl। C2H5Cl का नाम तो पता ही है आपको, इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन भी आप कह सकते हो। POCl3 फास्फोरस ऑक्सी ट्राई क्लोराइड प्लस HCl हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो 3 चीजों का मिक्सचर आपको मिलेगा जब आप PCl5 से क्रिया कराओगे। नंबर 10, अब हमें सीखना है बेटे थायोनील क्लोराइड, थायोनील क्लोराइड से क्रिया। इथाइल अल्कोहल थायोनील क्लोराइड से कैसे क्रिया करता है, इस चीज को सीखना है। ध्यान से सीखते रहिए जरा। थायोनील क्लोराइड से क्रिया देख रहे ना बेटे? थायोनील क्लोराइड बिल्कुल ऐसे ही रिएक्शन करता है जैसे PCl5 करता है। देखो ये तो अल्कोहल हो गया। थायोनील क्लोराइड का फार्मूला याद है आपके? SOCl2, यही तो होता है फार्मूला। ऑक्सीजन के दोनों तरफ के बॉन्ड तोड़ देता है ये भी, जैसे इसने तोड़े PCl5 में। कितने Cl हैं यहाँ? 2 Cl हैं। एक Cl इधर जुड़ेगा, एक Cl इधर जुड़ेगा और बीच में जुड़ेगा SO। बताओ क्या क्या बना? एक तो बना C2H5Cl प्लस, ये कौन सी गैस बनी बीच में? SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस, ये क्या बना है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है थायोनील क्लोराइड की। अब आ जाओ आप नंबर 11 पे। अब हम सीखेंगे एल्यूमिना से क्रिया। एल्यूमिना Al2O3 या एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी आप इसे कह सकते हो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है बेटे? एल्यूमिना से कैसे क्रिया होती है देखो, बहुत आसान रिएक्शन है। ये लिखा मैंने C2H5OH इथाइल अल्कोहल, ये दूसरा अणु लिख दिया उल्टा करके C2H5OH, और यहां मैंने लिख दिया एरो के ऊपर Al2O3 और 240 डिग्री C के लगभग टेम्परेचर चाहिए। और आपको इस बात का पता ही होगा कि एल्यूमिना एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, एक निर्जलीकारक है। तो यहां से H निकलेगा और यहां से OH निकलेगा, H2O निकल जाएगा और मेन प्रोडक्ट आएगा C2H5O, C2H5, C2H5O, C2H5 साथ में निकलेगा साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में H2O। इसका नाम तो पता है आपको, डाई इथाइल ईथर। अच्छा एक बात बताऊं आपको, यदि आप यहाँ टेम्परेचर बढ़ा दोगे ना, मान लो आपके पास, देखो ध्यान से देखिए जरा, CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल है ना, यदि आप Al2O3 के साथ इसे गर्म करोगे ना और टेम्परेचर बढ़ा दो, टेम्परेचर यदि आप लेगे 350 डिग्री C तक, तो पता क्या होता है? यहाँ से एक H, यहाँ से एक OH निकल जाता है और इस बार बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब 2 अणु की जरूरत नहीं पड़ती है यदि टेम्परेचर ज्यादा रखोगे। H2O तो इसमें भी निकलेगा। नाम आपको तो पता है इसका क्या है? इसका नाम है एथीन या इथाइलीन। बस एक चीज ध्यान रखा करो बेटे, जैसे ये है ना C2H5Cl, इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल क्लोराइड। नाम लिखते रहा करो बार बार। यदि आप नाम लिखते रहोगे, इसका नाम क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 का, इसका नाम है इथाइलीन, सामान्य नाम है, या IUPAC में है एथीन। जब आप बार बार नाम लिखते हो ना, तो आपको प्रैक्टिस हो जाती है बहुत अच्छी। ठीक है बेटे? इसलिए लिखा करो बार बार नाम। कितने रासायनिक गुण हुए? ये 11 हुए ना। स्क्रीनशॉट लो, चलो अगले गुण सिखाऊंगा मैं। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। नंबर 12, नंबर 12 पे हम सीखेंगे बेटे Cl2 से क्रिया। इस रिएक्शन को ध्यान से समझ लियो। मिथाइल अल्कोहल में भी इस रिएक्शन को मैंने समझाया था और एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं बच्चे, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। यदि आपके पास है CH3CH2OH, ये इथाइल अल्कोहल है ना,
इसके ऊपर यदि आप Cl2 का रिएक्शन कराते हो ना, तो Cl2 का रिएक्शन कराने से सबसे पहले इसमें होता है ऑक्सीडेशन। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। ऑक्सीडेशन कैसे होता है कि यहाँ से H और यहाँ से H निकलता है, एक H यहाँ से और एक H यहाँ से, तो ये दो हाइड्रोजन निकलेंगे, चाहे तो आप इसे ऐसे लिख दियो H2O इस ऑक्सीजन के साथ। और अब आपके पास क्या बना बताओ, CH3CHO, ये बना CH3CHO। बताओ इसका नाम क्या है? ये है एसीटल डिहाइड। क्या है बेटे? एसीटल डिहाइड है। ये जो एसीटल डिहाइड है, अब इसके ऊपर रिएक्शन होती है Cl2 की, और कितने Cl2 की? 3 Cl2 की रिएक्शन होती है यहाँ इस जगह अल्फा कार्बन के ऊपर। कितने Cl हैं ये? 3 दूनी 6 Cl हैं, तो 6 में से 3 Cl और 3 H, ये निकल जाएंगे 3 HCl, और मेन प्रोडक्ट आएगा इनकी जगह, तीनों H की जगह Cl आ जाएगा, CCl3CHO। ये है मेन प्रोडक्ट CCl3CHO। बेटे CCl3CHO का नाम होता है क्लोरल। क्या नाम होता है इसका? क्लोरल। ध्यान रखना है, क्लोरल होता है इसका नाम। या आप इसे कह सकते हो, क्लोरल नहीं कहते हो तो ट्राई क्लोरो एसीटल डिहाइड। आप इसे ट्राई क्लोरो एसीटल डिहाइड भी कह सकते हो, क्योंकि एसीटल डिहाइड में 3 हाइड्रोजन की जगह 3 क्लोरीन आ गए हैं। ठीक है बेटे, ध्यान रखनी है इस रिएक्शन को। नंबर 13 पे आ जाओ आप, नंबर 13। अब हम सीखेंगे बेटे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण भी मैंने कई बार आपको सिखा रखा है, ऑक्सीकरण कह दो या ऑक्सीडेशन कह दो, एक ही बात है। आपको पता है कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे, यदि वो प्राइमरी अल्कोहल है, उसका ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ध्यान रखियो जरा इस बात को, इसकी बार बार जरूरत पड़ती है। ये अल्कोहल है हमारे पास CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल है या इथेनॉल है। यदि आप इसका ऑक्सीडेशन करते हो, ये लिख दिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिख दी, नवजात ऑक्सीजन, और आप नीचे लिख सकते हो K2Cr2O7 प्लस H2SO4, यानी अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट है, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट है। ठीक है, ये S है, S H2SO4। तो यदि अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में आप इसका ऑक्सीकरण करोगे, ये दोनों आपस में क्रिया करके नवजात ऑक्सीजन देते हैं, और ये ऑक्सीजन यहाँ से और यहाँ से एक एक H को उठा के H2O के फॉर्म में रिमूव हो जाता है। प्रोडक्ट बनता है CH3CH ही तो बचेगा यहाँ, CH3CHO, CH3CHO। नाम आपको पता है इसका क्या है? एसीटल डिहाइड। क्या नाम है बेटे? एसीटल डिहाइड। यदि एसीटल डिहाइड का दोबारा फिर आपने ऑक्सीकरण कर दिया K2Cr2O7 प्लस H2SO4 से, तो ऑक्सीजन इसमें सीधा जुड़ जाता है एल्डिहाइड में, बनेगा CH3COOH। ठीक है, क्या नाम है इसका बताओ? इसका नाम है एसिटिक एसिड। और ये एक टेस्ट भी है इसका, इथाइल अल्कोहल के टेस्ट करने का तरीका ये है कि आप इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दो K2Cr2O7 प्लस H2SO4 से, जो नवजात ऑक्सीजन देता है, तो आपको जो है एसिटिक एसिड मिलता है, एसीटल डिहाइड मिलता है और एसिटिक एसिड मिलता है। ये जो एसिटिक एसिड आपको मिलता है, इसकी स्मेल अलग तरह की होती है, आपको पता है ना। सिरका, ये सिरका ही तो है, विनेगर। सिरके की स्मेल तो आपको पता ही है कैसी होती है, सिरका में से कैसी खुशबू या बदबू जो भी आप कहते हो आती है, पता है ना। तो ये एक परीक्षण का तरीका भी है इथाइल अल्कोहल का। मैं जो रिएक्शन आपको करा रहा हूँ, इन रिएक्शंस में से बहुत सारे रिएक्शन मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल के टेस्ट के लिए प्रयोग किए जाते हैं कि दिया गया यौगिक मिथाइल अल्कोहल है या इथाइल अल्कोहल। ठीक है बेटे, इसमें से भी एसिटिक एसिड में से विशेष प्रकार की गंध आती है सिरके में से। आपको पता होगा, घर में आपके सिरका होगा, और नहीं है तो अपनी मम्मी पापा को कह देना कि पापा या मम्मी हमें सिरका चाहिए। आप सिरके में डालकर मूली, प्याज
ये चीजें भी खाते हो ना, सिरके में डाल के अचार बनाते हो। अब देखो कॉपर से क्रिया, ये हमारे पास है CH3CH2OH। ठीक है बेटे, आपको पता है कि कॉपर एक डिहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट है, यानी कि कॉपर निकाल देता है हाइड्रोजन को। तो यदि आप इसे कॉपर के साथ 300 डिग्री सी पर गर्म करोगे तो यहाँ से और यहाँ से एक एक गैस उठा लेगा, हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी। पता है ना, कॉपर के साथ गर्म करते हैं तो क्या निकलता है बाहर, हाइड्रोजन। देखो मैंने आपको कई बार सिखा रखा है, देखो क्या सिखा रखा है बेटे, ये सिखा रखा है कि यदि आप कॉपर के साथ गर्म करोगे तो क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यदि आप कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म करोगे तो क्या निकलेगा, H2O निकलेगा। और यदि आप एल्कोहलिक KOH के साथ किसी पदार्थ को गर्म करोगे तो क्या निकलेगा, HX निकलेगा, हाइड्रोजन हैलाइड। ये चीजें सारी सिखा रखी हैं आपको बार बार। ठीक है बेटे, तो हम कॉपर के साथ यहाँ गर्म करेंगे, एक H यहाँ से एक H यहाँ से, बताओ क्या बना, CH3CHO। CH3CHO नाम बता सकते हो, CH3CHO का नाम है एसीटल डिहाइड। जहां भी CH3 आता हो एसिड शब्द का प्रयोग होता है। ये चीज मैंने आपको सिखाई थी पहले भी। ठीक है बेटे, आपको सारे वीडियो एक निश्चित क्रम में देखने चाहिए। यदि आप सारे वीडियो किसी भी यूनिट के एक निश्चित क्रम में 1 बाय 1 देखते चले जाओगे ना तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, ये बात पक्की है बिल्कुल एकदम। और यदि आप डेफिनेट सीक्वेंस को फॉलो नहीं करोगे, आप कहीं से भी किसी भी वीडियो को देख लोगे तो सिर दर्द क्या, चक्कर भी आएंगे और उल्टी भी आएगी, सारे काम होंगे फिर। इसलिए कहता हूं कोई भी काम करो एक निश्चित क्रम में करो, डेफिनेट पैटर्न में चलो हमेशा। नंबर 15 आ जाओ आप। नंबर 15 पे हम समझेंगे विरंजक चूर्ण से क्रिया। विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण से क्रिया। तो विरंजक चूर्ण से क्रिया में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यदि आपके पास इथाइल अल्कोहल है C2H5OH, ठीक है, ये इथाइल अल्कोहल है, यदि इसके ऊपर आप विरंजक चूर्ण की क्रिया करते हो CaOCl2 की और साथ में लेते हो जल, मतलब हमें इसका आसवन करना है, आसवन, डिस्टिलेशन। जब आप ब्लीचिंग पाउडर और जल से इसका आसवन करोगे C2H5OH का तो आपको CHCl3 मिलेगा, CHCl3 जिसे आप कहते हो क्लोरोफॉर्म। क्या कहते हैं हम, क्लोरोफॉर्म है इसका नाम। ठीक है बेटे, ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। अब कुछ बच्चे यहाँ सोच रहे होंगे कि सर कैसे हुई ये रिएक्शन, समझ में तो आ नहीं रही हमारी। बेटे एक काम करना, आप एक चीज सर्च करना, क्लोरोफॉर्म बाय KMD सहारनपुर। यदि आप इंटरनेट पे चाहे तो गूगल पे सर्च कर लो या यूट्यूब पे, यदि गूगल या यूट्यूब कहीं भी सर्च करोगे क्लोरोफॉर्म बाय KMD सहारनपुर तो आपको तुरंत मिलेगा ये वाला रिएक्शन। क्लोरोफॉर्म बनाने की जो विधियां हैं उनमें 2 विधियां मैंने आपको सिखाई हैं, इथाइल अल्कोहल से और एसीटोन से। तो इथाइल अल्कोहल वाली विधि को जब आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इथाइल अल्कोहल पे ब्लीचिंग पाउडर का क्रिया जब हम कराते हैं तो कैसे क्लोरोफॉर्म बनता है, उस पर पूरा मैकेनिज्म आपको मिल जाएगा, पूरी क्रिया विधि मिल जाएगी। ठीक है बेटे, बता दिया मैंने कि इस रिएक्शन में डाउट है तो आप क्लोरोफॉर्म बाय KMD सहारनपुर सर्च कर लेना यूट्यूब पर और आपको मिल जाएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, इसके उपयोग और परीक्षण पढ़ रहे चलो। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। बेटे ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, उपयोग क्या क्या है इसके इथाइल अल्कोहल के। इथाइल अल्कोहल का सबसे मेन उपयोग है कि ये एक कार्बनिक विलायक है, तो हम लिख सकते हैं कार्बनिक विलायक के रूप में, यानी बहुत सारे कार्बनिक पदार्थों को घोलने के काम आता है। तो आप लिख सकते हो कार्बनिक विलायक के रूप में। सबसे पहला उपयोग तो ये हुआ।
कार्बनिक विलायक के रूप में। ठीक है बेटे। नंबर 2, कार्बनिक यौगिकों, ध्यान से समझियो, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। हम इसका प्रयोग कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में भी करते हैं। बताओ, बहुत सारे कार्बनिक यौगिक बनाए हैं ना हमने, लगभग 15 तरह के रिएक्शन हमने पढ़े हैं और 15 तरह के कार्बनिक यौगिकों का हमने निर्माण किया है। ठीक है बेटे। तीसरा, इसका उपयोग होता है शराब के निर्माण में। ठीक है बेटे। वैसे इसे उपयोग तो कहना नहीं चाहिए, इसे कहना चाहिए दुरुपयोग। नंबर 4, मोटर व जहाजों के ईंधन के रूप में। मोटर व जहाजों के ईंधन के रूप में मतलब हम ईंधन के रूप में भी प्रयोग करते हैं इसे। पेट्रोल में मिला सकते हो आप, गैसोलीन में मिला सकते हो। नंबर 5, यदि पारदर्शक साबुन बनाना हो। कैसा साबुन बेटे? पारदर्शक। जैसे पियर्स आता है ना, पारदर्शक साबुन, ट्रांसपेरेंट साबुन जो बनते हैं। ठीक है। और इत्र का मतलब सेंट। और सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक होते हैं ना बहुत सारे, सौंदर्य प्रसाधन का मतलब होता है कॉस्मेटिक्स आदि के निर्माण में। तो इनके निर्माण में भी प्रयोग करते हैं हम C2H5OH का। ठीक है बेटे। और बेटे एक उपयोग और ध्यान रखना है आपको, जीवों के परिरक्षण में। जो जीव जंतुओं के स्पेसीमैन होते हैं उन्हें भी आप सुरक्षित रख सकते हो जीवों के परिरक्षण में। इसमें भी आप प्रयोग कर सकते हो C2H5OH का। ठीक है बेटे। चलो अब टेस्ट की बात करते हैं। टेस्ट यानी परीक्षण, कि आप इथाइल अल्कोहल का टेस्ट कैसे करेंगे लैब में। यदि आपको पहचान करनी है इथाइल अल्कोहल की, तो कैसे करेंगे आप पहचान। परीक्षण में सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि ये जो अल्कोहल है ना C2H5OH, इसमें आप सोडियम का टुकड़ा डाल दो। सोडियम का टुकड़ा डालने पर पता क्या होगा, जैसे ही आप सोडियम का टुकड़ा डाल लोगे ना, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन गैस, और कैसे निकलेगी? हाइड्रोजन गैस बुदबुदाहट के साथ निकलती है। हाइड्रोजन गैस बुदबुदाहट के साथ निकलती है। याद रखोगे ना, ये रिएक्शन कराई थी मैंने सबसे पहले, इसी रिएक्शन को कराया था, सोडियम से करिया, पहले या दूसरे नंबर पे कराया था इस रिएक्शन को। नंबर 2, C2H5OH को K2Cr2O7 प्लस H2SO4, पता है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीकारक है, के साथ गर्म करने पर जब इसके साथ गर्म करोगे, रिएक्शन कराया था मैंने आपको ऑक्सीकरण में, ऑक्सीडेशन में, क्या बना था? चलो पहले लिख दूं, विशिष्ट गंध वाला पदार्थ बना था। विशिष्ट गंध वाले पदार्थ क्या क्या बना था बेटे? एक तो CH3CHO, वह एक बना था CH3COOH।
बनते हैं। ये दो पदार्थ बनते हैं, एक तो एसिटल्डिहाइड और एक एसिटिक एसिड। मैंने बताया था ना कि एसिटिक एसिड माने सिरका, इसकी स्मेल होती है अलग तरह की। सिरके की स्मेल तो आप पहचान जाओगे। तो इस तरीके से आप लैब में टेस्ट कर सकते हो इथाइल अल्कोहल का। इथाइल अल्कोहल को गर्म कर दो पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सर के साथ, और जब गर्म करोगे तो आपको सिरके जैसी यदि स्मेल आ रही है तो समझ जाना चाहिए आपको कि इथाइल अल्कोहल है, दिया गया यौगिक। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, इसका एक टेस्ट और लिख लो आप। ये जो C2H5OH है ना, इथाइल अल्कोहल, यदि इसे आप आयोडीन के साथ और NaOH के साथ, आयोडीन और NaOH के मिश्रण के साथ गर्म करोगे तो आपको आयोडोफॉर्म CHI3 का, आयोडोफॉर्म है ना बेटे, CHI3 क्या है? आयोडोफॉर्म। CHI3 का पीले रंग का अवक्षेप होता है, पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। एक ये भी बहुत अच्छा तरीका है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन है। आयोडोफॉर्म रिएक्शन आपको मिल जाएगी क्लोरोफॉर्म के बाद। मैंने पढ़ाया था आयोडोफॉर्म, जहां आप सर्च करोगे क्लोरोफॉर्म बाय KMD सहारनपुर, आप आयोडोफॉर्म बाय KMD सहारनपुर सर्च करोगे तो आपको ये रिएक्शन मिल जाएगी। आयोडोफॉर्म रिएक्शन है बेटे, इसे कहते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन, कुल मिलाकर कहते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। अच्छा, एक तरीका और बताऊं आपको, बहुत अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है नंबर 4 टेस्ट करने का। किसका टेस्ट? इथाइल अल्कोहल का। कि आप एक काम करो, ग्लेशियल एसिटिक एसिड लो, एसिटिक एसिड ले लो आप सिरका, और इसमें जो है इथाइल अल्कोहल मिला दो आप, C2H5OH। एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल को आपस में मिलाओ और इन्हें गर्म कर दो। पर एक बात ध्यान रखनी कि हमें गर्म तो करना है, पर कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करना है। यदि आप कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करोगे ना, एसिड प्लस अल्कोहल क्या बनेगा? एस्टर बनेगा। जो एस्टर बनेगा उसका नाम होगा बेटे, मैंने रिएक्शन कराया आपको अभी, इथाइल एसीटेट होगा उसका नाम। क्या होगा? इथाइल एसीटेट। और इथाइल एसीटेट में से फलो जैसी गंध आएगी, फलो जैसी गंध। तो यदि आपको फलो जैसी गंध आ रही है, अपना उस टेस्ट ट्यूब या बीकर जिसमें भी आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसमें से, तो आपको समझ जाना चाहिए कि दिया गया जो द्रव है या यौगिक है वो इथाइल अल्कोहल है। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से आप टेस्ट कर सकते हो, इथाइल अल्कोहल के परीक्षण आप कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लो बेटे, स्क्रीनशॉट ले लिया? स्क्रीनशॉट ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि इथाइल अल्कोहल अर्थात इथेनॉल C2H5OH आपके समझ में जरूर आया होगा। ठीक है बेटे, बस आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि जो आपके बनाने की विधियां होती है ना, और जो रासायनिक गुण होते हैं, इन्हें जरूर समझना है बेटे आपको। इनमें रट्टा नहीं मारना है कभी भी कि पहली विधि यह थी, दूसरी यह थी, तीसरी यह थी, चौथी यह थी। इस तरह रट्टा नहीं मारना है। समझना है कि रिएक्शन आखिरकार जब इसकी इसके साथ रिएक्शन होती है तो कैसे होती है और क्या बनता है। ठीक है, हमारे कोर्स में ज्यादा से ज्यादा 50 तरह के रिएक्शन हैं, बस इससे ज्यादा है ही नहीं रिएक्शन। बार बार वे ही रिएक्शन रिपीट होते रहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी पदार्थ किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर रिएक्शन करता है, बस इतना पता होना चाहिए। ठीक है बेटे, बस मेहनत करते रहो पढ़ाई में। यदि आप पढ़ाई में मेहनत करते रहोगे और शॉर्टकट नहीं लोगे तो पक्की बात है कि आपका भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। आप एक दिन इस दुनिया को बदल के रख दोगे यदि आप मेहनती और ईमानदार हो। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।